Hello everyone, welcome back to my channel. Our today's topic is protein. So, first of all, we need to understand what are proteins. Proteins are the organic molecule which constitute about 12% of the cell contents. ठीक है, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मिलने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रोटीन है. ठीक है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो वाटर प्रेजेंट है जिसका कितनी परसेंटेज हमारी बॉडी में प्रेजेंट है 70%. अब जो वाटर के बाद जो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में मिलता है वो प्रोटीन्स है और वो कितनी परसेंटेज में मिलता है, वो 12% में मिलता है. ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये जो प्रोटीन वर्ड है ये आया कहाँ से. ये जो प्रोटीन वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया है. जिस ग्रीक वर्ड कौन सा है, प्रोटीयस, जिसका मतलब है फर्स्ट रैंकिंग और प्राइमरी. ठीक है, इट फॉर्म्स 12% ऑफ द सेल कंटेंट्स एंड आर नेक्स्ट टू वाटर एज ए कंपोनेंट. ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट है, सेल्स में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. ठीक है, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, नेक्स्ट, अब प्रोटीन के काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस होते हैं जैसे एंजाइम्स. अब हमें पता है कि एंजाइम्स किससे बने, दे आर प्रोटीनिशियस इन नेचर. एंटीबॉडीज़ भी प्रोटीन्स का काम करते हैं. स्टोरेज के लिए भी प्रोटीन्स हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए भी, हार्मोन्स के लिए भी, सेलुलर कम्युनिकेशन, मूवमेंट, ये सारे फंक्शन कौन कंट्रोल करता है, प्रोटीन कंट्रोल करता है. ठीक है, सबसे पहले हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं कि प्रोटीन बना किससे हुआ है. अब ये जो प्रोटीन है ना, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है. एक तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर भी प्रेजेंट है. ठीक है, ये किससे बना हुआ है, कौन से स्ट्रक्चरल यूनिट, मतलब कौन सा मोनोमर रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए. अब ये जो प्रोटीन्स है ना, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स जिनको अमाइनो एसिड्स बोलते हैं. अमाइनो एसिड्स ज्वाइन करके प्रोटीन की चेन बनाते. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि मोनोमर कौन सा है प्रोटीन का, दे आर द अमाइनो एसिड्स. ठीक है, अब ये अमाइनो एसिड क्या है, अमाइनो एसिड्स आर द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल with both अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोनियल ग्रुप. अभी जो अमाइनो एसिड है ना, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है. ठीक है, इसमें कौन कौन से वो प्रेजेंट है, ग्रुप्स प्रेजेंट है. एक तो अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनियल ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है, अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं अमाइनो एसिड का. जनरल फॉर्मूला तो इसका सेम है, हर अमाइनो एसिड के लिए जो जनरल फॉर्मूला है वो तो सेम रहेगा. ठीक है, ईच अमाइनो एसिड इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द आर ग्रुप. अब हर एक अमाइनो एसिड एक दूसरे से कैसे डिफर करेगा, सिर्फ और सिर्फ ड्यू ये आर ग्रुप की वजह से. जैसे कई बार इस आर की जगह मिथाइल ग्रुप लग गया, इथाइल लग गया, प्रोपाइल लग गया, इसमें वेरिएशन आने की वजह से ही अमाइनो एसिड एक दूसरे से डिफर करते. ठीक है, अब ये इसका स्ट्रक्चर है. ये देखो, ये लगा हुआ है अमाइन ग्रुप, अमाइनो ग्रुप NH2, ये लगा हुआ है कार्बोनियल ग्रुप. ठीक है, और ये है आर ग्रुप और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ. इसकी वेरिएबिलिटी की वजह से ही जो अमाइनो एसिड्स है वो एक दूसरे से डिफर करेंगे. ठीक है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है और प्रोपाइल भी हो सकता है. ठीक है, अब there are about 20 to 21 amino acids which take part in protein synthesis. अब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कितने अमाइनो एसिड्स चाहिए, उनका नंबर है 20 से लेके 21 अमाइनो एसिड चाहिए. हालांकि हम कितने नेचर में कितने मिलते हैं, 150 अमाइनो एसिड्स मिलते हैं. बट उन 150 में से सारे के सारे प्रोटीन बनाने के लिए काम नहीं आते. उसमें से 20 या 21 अमाइनो एसिड्स ही प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, बट ओनली 20 अमाइनो एसिड दैट आर द नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोटीन्स. ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो 20 या 21 अमाइनो एसिड्स प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन कौन से. फर्स्ट है एलेनाइन, सेकेंड है आर्जिनाइन, थर्ड है एस्पिरिजिनन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामाइन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन एंड आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथेनिन, फिनाइलैलानाइन, प्रोलाइन, सिराइन, थ्यूराइन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसाइन एंड वेलाइन. ये जितने भी हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. अभी जो हाईलाइटेड है, ठीक है, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथेनिन, फिनाइललाइन, ट्रिप्टोफैन, वेलाइन, ये जितने भी 7 अमाइनो एसिड है, दीज आर द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. ठीक है, अब ये एसेंशियल क्यों है, क्योंकि बॉडी इसको अपने आप नहीं बनाती, इसको हमें खाना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है, इंजेस्ट करना पड़ता है. ठीक है, इसीलिए ये जो हाईलाइटेड अमाइनो एसिड है, जो 7, जिनका नंबर 7 है, दे आर एसेंशियल अमाइनो एसिड. अब रिसेंट स्टडीज़ में क्या देखा गया
कि आर्जिनिन जो है ना, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, थिरोनाइन, ये भी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बन गए, ठीक है। तो अब इसका नंबर कितना हो गया, पहले 7 था, ठीक है, अब ये 3, ये भी एसेंशियल अमाइनो एसिड का काम करते हैं। सो द नंबर हैज़ बिकम 10, ठीक है। सो 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर नीडेड बाय द बॉडी, ठीक है। अब इस अमाइनो एसिड्स को लर्न करने का भी, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को लर्न करने का एक निमोनिक है। कैसे हम कर सकते हैं, आर्जिनाइन के लिए हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, थिरोनाइन, ग्लाइसिन, मिथोनिन, फिनाइल एलेनाइन, ट्रिप्टोफैन, मेलाइन, इन सबको ना सीक्वेंस में लर्न करने के लिए एक निमोनिक है। वो क्या है, एनी हेल्प इन लर्निंग दिस लीनियर मॉलिक्यूल प्रूव ट्रूली वैल्यूएबल। अभी जिनके ए से एनी हो गया, एच से ए से आर्जिनिन, एच से हिस्टिडीन, आई से आइसोल्यूसिन, तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, इसको बोलते हैं निमोनिक, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप अमाइनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। आर ग्रुप के बेसिस पे अमाइनो एसिड्स को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो हाइड्रोफोबिक है जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड है, एक है हाइड्रोफिलिक जो पोलर है। हाइड्रोफोबिक जो वाटर हीटिंग, मतलब वाटर के साथ वो बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। और हाइड्रोफिलिक जो है वाटर लविंग, उसके साथ इसमें जो है ये जो पोलर वाला अमाइनो एसिड है, दे कैन ईजिली रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड भी होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज एसिडिक और कंटेनिंग आयंस। अब ये जो क्या कहते हैं अमाइनो एसिड्स, उसमें आयंस भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब पोली का मतलब है मैनी, पेप्टाइड का मतलब है चेन ऑफ प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड। अब मैंने बताया ना कि प्रोटीन्स कैसे बने हुए, दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। जब अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो वो एक प्रोटीन की चेन बनाते हैं, और जब वो प्रोटीन की चेन बनती है उसमें जो बॉन्ड्स होते हैं, वो कौन सा बॉन्ड बनता है, वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अब ये देखो, जब जब 2 अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़े, ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है, ये सेकेंड अमाइनो एसिड है, ये जब दोनों ने आपस में रिएक्ट किया, एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला, मतलब डिहाइड्रेशन हुई, उस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और वो एक चेन बन गई। उस चेन को हम बोलेंगे कि एक प्रोटीन की चेन बन गई, ठीक है। और यहाँ से, जहाँ से वाटर बाहर निकला, यहाँ इस कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड बना, यहाँ पे जो बॉन्ड बना उसको हम कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड, विच इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड फ्रॉम द अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन हुई, 2 अमाइनो एसिड जब आपस में जुड़े, उन्होंने एक चेन बनाई, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई, उसको हम कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, ये जो रिएक्शन हुई इसको बोलेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन या कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम पेप्टाइड बॉन्ड्स की बात करते हैं कि कितनी तरह के पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। एक होता है डाइपेप्टाइड्स, ओलिगोपेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। अब ये जो इसमें 3 अमाइनो एसिड्स होंगे एंड 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स, मतलब 3 अमाइनो एसिड्स होंगे, ठीक है, और 3 अमाइनो एसिड्स और 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। जब 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे तो दैट बॉन्ड इज नोन एज डाइपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। ओलिगोपेप्टाइड, जब थोड़े से अमाइनो एसिड्स होंगे, हार्डली 10 to 15, और उनमें जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे ओलिगोपेप्टाइड। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीपेप्टाइड, जिसमें बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़े होते हैं और उनमें जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि अब ये जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर, इसके ना 4 स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज वन बाय वन। फर्स्ट हम स्टडी करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या है, इसमें क्या होता है, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड ओनली। अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ना हमेशा स्ट्रेटली मतलब अटैच होते हैं, इसमें अमाइनो एसिड, मतलब एक लीनियर चेन होती है, ठीक है। और ये देखो, अब हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं, इसमें देखो ये जो सर्कुलर है ना, ये जो सर्कल से शो किया, इसमें वेलाइन, ग्लाइसिन, ये जो है ये अमाइनो एसिड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और 2 अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड है वो सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड है। मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो अमाइनो एसिड वो जो है अमाइनो एसिड जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, वो एक दूसरे के साथ कैसे बाउंड है,
पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से। अब हम प्राइमरी स्ट्रक्चर किस में देखते हैं, उसकी एक एग्जांपल है एंजाइम है राइबोन्यूक्लियस, ठीक है, जो एक प्रोटीन है, मतलब एंजाइम्स तो प्रोटीनिशियस ही होते हैं नेचर में, उसमें अगर हम उसकी स्टडी करें, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करें, तो उसमें कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट प्राइमरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो होती है ना पॉलीपेप्टाइड चेन, इट इज़ लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्ड। पॉलीपेप्टाइड जो अमाइनो एसिड की जो चेन है, ठीक है, उसमें जो दो या दो से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स कैसे एक दूसरे से बाउंड होते हैं, एक तो पेप्टाइड बॉन्ड के साथ बाउंडेड होते हैं, एक उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये इनकी एक एग्जांपल है अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द बीटा शीट एंड दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द अल्फा हेलिक्स। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज ऑफन कॉल्ड इनटू रेगुलर स्पाइरल कॉल्ड अल्फा हेलिक्स। अब जब एक पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल मतलब कर जाती है, एक स्पाइरल सी फॉर्म ले, जैसे ये स्ट्रक्चर में हमने देखा ये जो स्पाइरल फॉर्म ले लेती है, तब उसको क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स। और इसके पास कौन सा स्ट्रक्चर होगा, 3D स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब हेलिक्स इज हैविंग 36 अमाइनो एसिड्स इन ईच टर्न ऑफ हेलिक्स। अगर हम अल्फा हेलिक्स के एक टर्न की बात करें, अगर सपोज करो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस हेलिक्स, तो इसमें कितने अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे, इसमें कम से कम 36 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन ईच हेलिक्स। मगर अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी 36, इसकी बात करें, इस हेलिक्स के टर्न की बात करें तो इसमें भी 36, ठीक है। तो अब ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है ये कैसे अपने आप को मेंटेन करके रखता है, एक तो इनमें पेप्टाइड बॉन्ड तो प्रेजेंट ही प्रेजेंट है, साथ में हमने ऊपर बोला ना कि वो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। किसके किसके बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड में कौन सा होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऐसे ये हेलिकल स्ट्रक्चर अपने आप को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, two or more polypeptide chains may join together by intermolecular hydrogen bonds and may lead into parallel bond। जब अगर दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में बाउंड करती है, आपस में ज्वाइन मतलब होती हैं, तो वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होगी, ठीक है। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो क्या बना देती है, वो एक पैरेलल फोल्ड्स बना देती है, ठीक है। और वो कौन सी मतलब शेप ले लेते हैं, बीटा प्लेटेड शीट लाइक दिस, ठीक है। ये पैरेलल है ना, दिस एंड दिस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इसमें कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कौन सी वाली, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्फा हेलिक्स में कौन सी थी, इंट्रामोलिक्यूल। बीटा प्लेटेड शीट में कौन सी है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही एक दूसरे के पैरेलल शो होती है, ठीक है। अब एक कोलेजन की बात करते हैं। कोलेजन एक प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में सबसे अबंडेंटली मिलता है। उसमें क्या होता है, उसमें 3 जो स्ट्रैंड्स होते हैं ना पॉलीपेप्टाइड चेन्स के, वो कॉइल करके सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन सी एग्जांपल है, एक तो हमने पढ़ी अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट और एक कोलेजन, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में अबंडेंट प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। अब टर्शरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, 3D ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, 3D ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। और ये कैसे बनता है, जब आर ग्रुप जो अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में आर ग्रुप प्रेजेंट है, उसकी इंटरेक्शन जब होती है तो उसकी वजह से टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है, जो कि एक 3D ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी मतलब बॉन्डिंग होती है, एक तो या तो आयनिक इंटरेक्शन होगी, ठीक है। अगर तो अमाइनो एसिड में सल्फर प्रेजेंट है तो उसमें बॉन्डिंग हो जाएगी, तो उसकी वजह से डाइसल्फाइड ब्रिजेस बन जाएंगी, डाइसल्फाइड ब्रिजेस की वजह से एक टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगी, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होगी, ठीक है, और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर टर्शरी स्ट्रक्चर में ये चारों चीज़ें प्रेजेंट होगी तो वो कौन सा स्ट्रक्चर कहलाएगा, प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, जो कि 3D ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, द हेलिकल पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल। अब ये जो हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पढ़ा था अल्फा हेलिक्स, अगर वो वाला स्ट्रक्चर हम ले, वो अगर और फोल्ड हो जाए, मे फोल्ड ऑन इटसेल्फ एंड अज्यूम अ कॉम्प्लेक्स, वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना ले, बट उसकी एक स्पेसिफिक फॉर्म होगी, ठीक है। फोल्ड होगा, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएगा, बट उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की एक पर्टिकुलर फॉर्म होगी, वो कौन सी, आइदर इट विल बी स्फेरिकल और इट विल बी रोड लाइक,
ठीक है, और कोई भी फॉर्म हो सकती है, बट मोस्टली कौन सी होती है, सफेरिकल या रोड लाइक। ठीक है, और ये जो ज्योमेट्रिकल शेप्स है सफेरिकल या रोड लाइक, जब प्रोटीन के स्ट्रक्चर में देखा गया तो उसको क्या नाम दे दिया, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब इसकी क्या एग्जांपल है टर्शरी स्ट्रक्चर, ये कहाँ पे मिलता है, ये हमें मिलता है ग्लोबुलर प्रोटीन्स में। सो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स द टर्शरी स्ट्रक्चर। देखो अल्फा हेलिक्स जो हेलिकल स्ट्रक्चर था वो अपने आप को बेंड और कॉइल करके उसने एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लिया, वो उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, टर्शरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट क्वाaternary स्ट्रक्चर। सर्टेन प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ अ बंडल ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अब इसमें कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और उन पॉलीपेप्टाइड चेन्स में या तो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा या तो सेकेंडरी या टर्शियरी या तीनों भी हो सकते हैं। ठीक है, जब ये कलेक्टिवली तीनों मतलब एक ही में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उसको हम क्वाaternary स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, टर्शरी और क्वाaternary स्ट्रक्चर में सिर्फ यही डिफरेंस है कि जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से होता है, और जो क्वाaternary स्ट्रक्चर है उसमें मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, अब क्वाaternary स्ट्रक्चर की क्या एग्जांपल है, हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें जो मतलब वो कौन सा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है, वो क्वाaternary स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जिसमें कि 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा चेन्स होती है और 2 बीटा चेन्स होती है। अब ये जो 2 अल्फा चेन्स है ये आपस में डिफर करती है, बीटा चेन भी आपस में डिफर करती है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन पे वो एक दूसरे से डिफर करती है। ठीक है, अब ये जो है द क्वाaternary स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इज मेंटेन बाय द सेम टाइप्स ऑफ बॉन्ड दैट मेंटेन द टर्शरी स्ट्रक्चर। जैसे कि टर्शरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट थी जो इंटरेक्शंस प्रेजेंट थी, सॉल्ट ब्रिजेस, डाइसल्फाइड ब्रिजेस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो जो टर्शरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट थी वही क्वाaternary स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, जो कि क्वाaternary स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखती है। सो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स द क्वाaternary स्ट्रक्चर। ठीक है, ये देखो ये 4 बन रहे हैं ना, ये जो 2 ब्लैक है 2 ब्लू है, ब्लैक वाले रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्फा और ब्लू वाले रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीटा। ये किसका स्ट्रक्चर है, हीमोग्लोबिन की एग्जाम्पल लेके हमने किया। ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंट द क्वाaternary स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। नेक्स्ट वी विल टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स। अब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, हमने स्ट्रक्चर स्टडी कर लिया, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द प्रोटीन्स ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स फॉर्म कोलॉइडल सोल्यूशन एंड डू नॉट डिफ्यूज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो प्रोटीन्स है ना, इनका साइज काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, साइज बड़ा होने की वजह से ये कोलॉइडल सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, और अगर साइज बड़ा है तो ये जो सेल मेम्ब्रेन से इजीली डिफ्यूज़ नहीं कर सकते, मतलब इजीली पास नहीं कर सकते बड़े जो मॉलिक्यूल की वजह से। ठीक है, इसीलिए अगर प्रोटीन हम खाते हैं तो उसकी डाइजेशन कैसे होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोटीन्स है वो हाइड्रोलाइज होके, मतलब हाइड्रोलाइज होके ब्रेक डाउन होके अपने पेप्टाइड्स बॉन्ड जो उसमें अमाइनो एसिड्स में पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट है उसकी ब्रेक डाउन होके वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोटीन्स आर हाइड्रोलाइज इनटू द अमाइनो एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स आर रिलेटिवली स्मॉल मॉलिक्यूल, मतलब उनका जो अमाइनो एसिड्स का साइज़ है वो प्रोटीन से थोड़ा सा कम है, तो उनकी वजह से वो ईजिली सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ कर जाते हैं और वो प्रोटीन्स जो हैं वो डाइजेस्ट हो सकते हैं। मतलब प्रोटीन्स जो है सीधा डायरेक्टली नहीं हाइड्रोलाइज हो जाते, सीधा डायरेक्टली नहीं डाइजेस्ट हो जाते, उनको पहले हाइड्रोलाइज होना पड़ता है अमाइनो एसिड्स में एंड देन अमाइनो एसिड्स आर डिफ्यूज टू द सेल मेम्ब्रेन ड्यू टू देयर स्मॉल मॉलिक्यूल साइज। नेक्स्ट हम बात करते हैं द प्रोटीन्स आर एम्फोटेरिक विच बिहेव एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस। अब अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, वो बेस है और इट कैन कंबाइन विद एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी मिलता है जो कि बेस से एसिडिक है और एसिडिक की वजह से वो बेस के साथ कंबाइन कर सकता है। ठीक है, अब ये दोनों एसिड और बेस की वजह से दोनों ग्रुप्स प्रोटीन में प्रेजेंट है, इसलिए जो प्रोटीन्स है इसको एम्फोटेरिक प्रोटीन्स बोलते हैं क्योंकि वो दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बफर सॉल्यूशन सेल्स में बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट रिएक्टिव ग्रुप्स ऑन द साइड चेन्स ऑफ देयर अमाइनो एसिड प्रोटीन में बाइंड टू अ वैरायटी ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस। अब हमने जब पढ़ा था लास्ट, मैंने बताया था कि प्रोटीन्स के जो प्रोटीन्स किससे बने हैं, अमाइनो एसिड में, और अमाइनो एसिड में आर ग्रुप प्रेजेंट है जो वेरी करता है, मतलब
एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से वेरी करता है ड्यू टू द वेरिएबल आर ग्रुप। मतलब किसी में हम मिथाइल ग्रुप हो सकता है, किसी में इथाइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। इसी डिफरेंस की वजह से जो अमाइनो एसिड्स है वो इनऑर्गेनिक आयंस भी बना सकते हैं, ठीक है। अलग अलग केमिकल ग्रुप्स भी बना सकते हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी बना सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है लास्ट प्रॉपर्टी, extreme changes in the temperature और pH seriously disturb the bonds that maintain protein structure। अगर हम प्रोटीन अगर टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर में कुछ चेंज आ गया या पीएच की वजह से, पीएच में कुछ चेंज आ गया, उन दोनों की चेंज की वजह से जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और डिस्टर्ब होके वो क्या हो जाता है, उनके उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो अनफोल्ड या रीफोल्ड होके एक अलग अलग शेप ले लेते हैं। और इस प्रोसेस को हम डीनेचरेशन बोलेंगे, जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर टेम्परेचर या पीएच में जब चेंज आने से बदल जाता है, ठीक है, उसका जो डिस्टॉर्ट हो जाता है और वो अनफोल्ड या रीफोल्ड होता है, उस प्रोसेस को या उस चेंज को हम क्या बोलेंगे, डीनेचरेशन। और इसकी वजह से क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ द फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की जो एक्टिविटी है वो लूज हो जाती है। इसीलिए कोई भी ऑर्गेनिज्म 45 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस से अबव सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है, ड्यू टू द डीनेचरेशन ऑफ द प्रोटीन्स ड्यू टू द एक्सट्रीम चेंजेस इन टेम्परेचर और pH। So this was all about the protein structure and properties. I hope you like this video, and if you did, please don't forget to subscribe, like, share and comment. Thank you.